राम राम, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। राजनीति का केंद्र कहे जाने वाला किसान विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से मुद्दा बन गया है। प्रदेश में किसानों को लेकर के सियासत फिर से गरमा रही है। सरकार और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। सरकार जहां खुद को किसान हितैषी होने का बता रही है और किसानों के लिए कामों को गिनवा रही है, तो विपक्ष सरकार को किसान विरोधी बता रहा है। अब प्रदेश में कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर की माने तो जितना हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए किया है, शायद ही किसी सरकार ने किया हो। बीजेपी सरकार सबसे ज्यादा फसलों का रेट दे रही है। प्रदेश के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सरकार किसान हितैषी है। किसान की फसल को मंडी में एमएसपी पर अच्छे भाव दिए जाते हैं, लेकिन विपक्ष किसानों के सहारे सरकार को घेरने में लगा है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि किसान 13 महीने से सीमाओं पर बैठे हैं, किसानों को मंडियों में फसलों के भाव नहीं मिले। बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी के बीच में जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा को चुनौती भी दे दी। अजय चौटाला ने कहा कि अगर किसानों के खिलाफ एक भी काम किया हो तो भूपेंद्र हुड्डा से वो माफी मांगने के लिए तैयार हैं और हुड्डा जो कहेंगे वो करेंगे। तो आज हम भी इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल यह है कि बयानबाजियों से क्या किसानों का भला होगा, और अजय चौटाला ने हुड्डा को आखिर क्यों चैलेंज किया है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। जो मुख्यमंत्री हैं उनकी कोशिश ये होती है कि प्रदेश के हित के काम करें। कभी कोई भी मुख्यमंत्री ये नहीं चाहता कि सरपंचों को नीचा दिखाया जाए, उनकी पावर कम की जाए। भारतीय जनता पार्टी में जब से आई है, जो ग्रामीण सरकारें हैं इनको मजबूत करने का काम किया है। इससे पहले आप देखो 10 साल 15 साल पहले जो विधायक हुआ करता उसकी मर्जी से ही आपको पैसा मिलता था। गली बना कर दे तो उसका क्रेडिट विधायक लिया करता। 2 लाख का काम खाड़ा बना करता, खाड़ा बना करता, उसका विधायक लिया करता। मैं आने देख रहा हूँ अपने गाँव में छोटी छोटी चीज़ा में विधायक के बोर्ड लगे हुए हैं। हमारी जो सरकार आई पहली बार आबादी के हिसाब से सरपंचा ने खत्म कैसे करना चाहिए। कोई सरपंच किसी भी पार्टी का हो, किसी भी का हो, विधायक के साथ मंत्री के साथ हो या ना हो, लेकिन जो गांव की आबादी के हिसाब से पैसा आना शुरू कर दिया। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप संतुष्ट कर नहीं सकते। कई बार आपके घर में भी कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको आप संतुष्ट नहीं कर सकते। तो प्रदेश में भी ऐसे होते हैं, जगह जगह होते हैं ऐसे जो संतुष्ट नहीं होते। लेकिन जहाँ तक किसान के लिए काम करने की बात है, मैं समझता हूँ आज से पहले किसी सरकार ने सरकारों ने बड़े दावे किए कि हम कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन सारा रिकॉर्ड 1966 से लेके आज तक का उठा लो, हमने 1100 करोड़ माफ किए किसान के। आज तक कोई सरकार ऐसी नहीं है जिसने 500 करोड़ माफ किए हो। सरकार पिछली सरकार ने जो मुआवजा दिया वो 1150 करोड़ रुपए दिया था। हमारी सरकार ने अब तक 12,500 करोड़ रुपए मुआवजा दे दिया। आप इसको लगाओ कितने गुना है, ये 10 गुना से भी ज्यादा है। अभी तो हमारे 3 महीने और भी बकाया हैं। इस प्रदेश के अंदर 750 किसानों को 13 महीने तक सीमाओं पर बैठा रहना पड़ा, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा रहे। 750 किसानों ने अपनी शहादत दे दी। उन 3 कृषि कानूनों के बारे में किसी से नहीं पूछा था, और उसके बाद हमारी महिला पहलवानों के साथ जिस तरह से इन्होंने व्यवहार किया, उसके सजा हमारे प्रदेश के लोगों ने इनको दी है। हमने भी उठाया इस बात को कि ऐसा क्यों होता है। तो कभी इंडस्ट्री की बात आ जाएगी, कभी एग्रीकल्चर की आ जाएगी, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। सरकार जैसा मैंने कहा माहिर है इस तरह की बातों में। असली में जहाँ चाहिए वहाँ मिलता नहीं है। देखो, अन्नदाता के साथ इस सरकार ने हमेशा भेदभाव किया है, चाहे उनको उनकी कीमत देने की बात हो, चाहे हम खाद की यूरिया की बात करें, चाहे कॉम्पनसेशन की बात करें, चाहे जो इनके साथ जो इंश्योरेंस कंपनियों की बात है चाहे वो करें। हर तरह से किसान के साथ भेदभाव हुआ है। यही कारण है, आप देखते हैं कि बेचारे मजबूर हो जाते हैं, कभी धरने करते हैं, कभी प्रदर्शन करते हैं, बॉर्डर पे बैठे हैं, कोई पूछता नहीं है। 4.5 साल हम हुकूमत में रहे। आप मुझे एक ऐसा मुद्दा और एक ऐसी बात बताएं जो किसान के विरोध में हमने की या हमारे से हुई। एक
आप अगर एक बता देंगे तो मैं आपको सार्वजनिक तौर पे घोषणा करता हूं कि मैं भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जो कह रहे हैं वो मान लूंगा और माफी मांग लूंगा। तो कुल मिलाकर के किसान हमेशा से आप देखते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो उस समय राजनीति का एक बहुत बड़ा विषय बन जाते हैं, और इस बार भी आप देख रहे हैं क्योंकि अब विधानसभा के चुनाव होने, इसलिए किसानों का मुद्दा एक बार फिर से गर्म है। सरकार का पक्ष है कि वो किसान हितैषी है, उनका ये कहना है कि हम सर्वाधिक फसलें एमएसपी पर खरीद रहे हैं, सर्वाधिक मुआवजा अभी तक की जितनी भी सरकारें नहीं उसमें मौजूदा सरकार ने दिया है। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि 13 महीने तक किसान आंदोलन करता रहा, किसानों को उनकी फसल का उचित भाव नहीं मिलता, और भी किसानों की जो समस्याएं हैं उसको सरकार सही तरीके से निराकरण नहीं कर रही है। किसान विरोधी है यह सरकार, विपक्ष की ओर से और खासतौर से कांग्रेस की ओर से ये आरोप लगाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है, लेकिन सवाल अहम यही है कि बयानबाजियों से क्या वाकई में किसानों का भला होगा? जो बात बीजेपी कह रही है, यानी कि मौजूदा सरकार जो कह रही है, क्या वाकई में किसानों को वो लाभ मिल रहे हैं? और जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, उन आरोपों में आखिर कितनी तथ्यात्मक सच्चाई है, आज इसको थोड़ा जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और बहरहाल अब चुनाव चूंकि बिल्कुल नज़दीक हैं, मुहाने पर हैं, तो ऐसे में ये प्रदेश के जो किसान हैं वो भी तय करेंगे कि क्या वाकई में प्रदेश के किसानों को जो लाभ हैं वो मिले हैं, क्या उनकी फसलें एमएसपी पर खरीद हो रही हैं, क्या उनको सर्वाधिक मुआवजा उनकी फसलों के नुकसान का मिला है, या विपक्ष जो बात कह रहा है कि किसानों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है, किसान के जो हित हैं उसके जो काम होने चाहिए वो सरकार नहीं कर पाई है। आज इन विषयों को थोड़ा समझने की कोशिश भी करेंगे, और दूसरा आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी लगातार जारी है, क्योंकि आरोप ये भी हैं कि सरकार जो मौजूदा है उसमें जो उनके अलायंस पार्टनर रहे हैं, यानी कि खासतौर से जननायक जनता पार्टी, वो भी किसानों के विरोध में रहे हैं। और ऐसे में आपने देखा कि अभी अजय चौटाला भी कह रहे थे, उनकी तरफ से भी ये स्पष्ट किया गया कि भाई भूपेंद्र हुड्डा ये बताएं कि कोई एक काम ऐसा जो कि जननायक जनता पार्टी के सरकार में रहते हुए हुआ हो तो वो सार्वजनिक तौर पर जो भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं उस बात को मान लेंगे और माफी भी मांगेंगे। तो कुल मिलाकर के किसानों को लेकर के आप देख रहे हैं कि चर्चा बहुत ज्यादा है, और एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि किसानों को लेकर के इस समय जो राजनीति है वो अपने चरम पर है। लेकिन इसके असल मायने क्या है, आज इसको समझने की कोशिश करते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय करवाते हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। सुरेश रोड जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेश रोड जी आपका भी स्वागत है। विवेक चौधरी जी हैं हमारे साथ, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विवेक चौधरी जी आपका स्वागत है। और अमनदीप केसरी जी हमारे साथ, इनेलो के प्रवक्ता हैं। अमनदीप केसरी जी आपका भी स्वागत है। वीरेंद्र जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करता हूं, क्योंकि आप कहते हैं कि आप 14 फसलें एमएसपी पे खरीद रहे हैं। सर्वाधिक जो अभी तक अगर हम लोग देखें तो नुकसान की जो भरपाई है वो आपकी सरकार ने की है। मौजूदा सरकार ने जितना किसानों के लिए किया उतना कोई सरकार आज तक नहीं कर पाई। लेकिन उसके बावजूद आरोप ये कि 13 महीने तक कृषि कानूनों के चलते किसानों को आपने बैठा रखा, और उसके अलावा अभी तक आप एमएसपी की जो कानूनी गारंटी है वो नहीं दे पाए हैं। आप किसान विरोधी हैं, ये विपक्ष का आरोप है। कैसे देखते हैं आप इन आरोपों को? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये जो मुहावरा है या ये जो गीत की पंक्तियां हैं, शेर की पंक्तियां हैं, ये हमारे हरियाणा के प्रतिपक्ष पर जस की तस लागू होती हैं, क्योंकि इनके पास कोई ठोस बातें कहने के लिए सरकार के विरुद्ध है नहीं। इसलिए कुछ जुमले पकड़े हुए हैं, उन जुमलों को घुमा फिरा कर दोहराते रहते हैं, और इनकी कोशिश ये रहती है कि जो अच्छे काम सरकार ने किए हैं उन सारे अच्छे कामों को ढक दिया जाए, कुछ शोर शराबा ऐसा कर दिया जाए जिसमें अच्छाई जो है या अच्छे काम, श्रेष्ठ काम, यूनिक काम जो किसान के हित के सरकार ने किए उनकी तरफ किसान का ध्यान न जाए। मैं शुरुआत करना चाहूंगा, हरियाणा का किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले भी यही था। जब सुरेश रोड जी सरकार चलाते थे तब भी यही था, जब इंडियन नेशनल लोकदल सरकार चलाती थी तब भी यही था। लेकिन किसी ने इस बारे में विचार ही नहीं किया कि किसान जो फसल को उगाता है, पालता है, मौसम से जूझते हुए, तमाम जोखिम उठाते हुए, आड़ती के माध्यम से मंडी में डालते हुए उसे बेचता है, उसकी फसल का दाम जो सरकार के खाते से आता है, सरकार जो परचेज करती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, उसके पैसे सीधे उसके खाते में आ जाएं। ये काम मनोहर जी की सरकार के समय में हुआ। हरियाणा के लाखों किसानों के खाते में उनका पैसा, उनका अपना पैसा, उन्हीं का पैसा है साहब, लेकिन उनको नहीं जाता था, वो जो हमारे कमीशन एजेंट हैं उनके माध्यम से जाता था, और उनके माध्यम से पैसा जाने में जो जो जोखिम भी थे, जो समस्याएं थी, सबको मालूम है।
किसी ने उसकी चिंता नहीं की। यानी कांग्रेसी, इनेलोई, जो हमारे विरोधी हैं, ये खुद को किसान का हितैषी कहते रहे और ये किसान के हित का, किसान के हिस्से का पैसा सीधे उसके खाते में जाए, उसकी इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले सुरेश रोड जी की सरकार थी साहब, और हरियाणा के बहुत सारे किसान, मेरे गांव के किसान भी, और अगर आपका गांव हरियाणा में है तो आपके गांव के किसान के पास भी, सुरेश जी के गांव के और विवेक जी के गांव के कई किसानों के पास आज भी 2 रुपए के, 5 रुपए के, 10 रुपए के मुआवजे के चेक रखे हुए मिल जाएंगे। क्योंकि 2 रुपए का चेक आ गया मुआवजे का, भाई बैंक में जमा कराने जाओगे तो 500 रुपए का तेल फूंक कर आप उसको जमा कराने जाओगे। तो लोगों ने वो मोमेंटो के तौर पर, यादगार के तौर पर रखे हुए हैं कि कोई सरकार, कोई सरकारें इस तरह का भद्दा मजाक भी किसान के साथ कर सकती हैं। मनोहर जी की सरकार बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, किसान का, जमींदार का, अन्नदाता का ये निरादर का सिलसिला बंद हुआ है कि नहीं, आप जरा चेक कर लीजिए। ये मानेंगे नहीं। लेकिन ये दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक तो बीरेंद्र जी देखिए, एक तो किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ, आपने अगर आपने ये कहा कि आप किसान के हितैषी काम कर रहे थे, तो इस आंदोलन को लेकर प्रश्न खड़े कर दिए जाते हैं। दूसरा, जब आप ये कहते हैं कि आपने किसान को सशक्त किया, तो ये कहते हैं कि साहब आपने लागत भी तो इतनी बढ़ा दी ना, फिर अगर आप उनको दे भी रहे हैं तो वो उनके ऊँट के मुंह में जीरा है, वो आप कर नहीं, क्योंकि 22 तक आपने कहा कि आप किसानों की आय को 2 गुना करेंगे। तो ये आरोप रखते हैं आप। केवल एक दो वाक्य में मैं कहता हूं, इसी तरह से हरियाणा समेत देश के सब किसानों को पिछली सरकारें भी किसान सम्मान निधि दे सकती थी। उनके खाते में सीधे 2000 रुपए जो है 2,000 रुपए करके 6000 रुपए सालाना की सहायता छोटे किसान के लिए वो बड़ी महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े जमींदार जो हैं वो भले ही उनके लिए कोई मायने न रखती हो, हर किसान को उसके खाते में किसान सम्मान निधि पूरी की पूरी भेजने की व्यवस्था इसी सरकार ने की। हमारे आने से पहले केवल 2 फसलें समर्थन मूल्य पर खरीदी जाती थीं, हमने 14 फसलें समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था की। कहीं किसी फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदने में दिक्कत आई तो हमने तय किया भाई भावांतर देंगे। मान लीजिए हम नहीं खरीद पा रहे तो हम उसके भाव का और समर्थन मूल्य के भाव का अंतर वो किसान के खाते में देंगे। इस तरह के अनेक उपाय जिस सरकार ने किए, उस सरकार के इन तमाम किसान कल्याणकारी उपायों की चर्चा करते हुए हमारे विपक्षियों को परेशानी होती है। किसान आंदोलन इनको याद रहता, आपने भी ध्यान किया। मैं आज फिर पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, तथ्यों के आधार पर कहता हूं कि किसान कानून जो बनाए थे सरकार ने, हमने वो कानून किसान की बेहतरी के लिए बनाए थे। माहौल ऐसा बना दिया प्रतिपक्ष ने, जैसे ये झूठ और अफवाहें फैलाते हैं कि किसान, भोला किसान, भावुक किसान, वो सच्चाई को समझ नहीं पाया। और कभी कभी होता है साहब कि भावनाओं का सम्मान करना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी ने फिर भी बड़ा दिल दिखाया। किसानों के हित में लिए गए निर्णय को लागू न करने देने की विपक्षियों की साजिश, उसको फेल करने के लिए हम अड़े भी रह सकते थे। हमने उस दिन भी किसान के मन का मान रखते हुए उन कानूनों को वापस लिया। हम किसानों की बेहतरी के लिए आज तक सर्वाधिक काम करने वाली सरकार हैं और कोई सरकार है नहीं। केवल एक वाक्य और कह दूं, मुआवजा प्रति एकड़ कितना मिलता था सुरेश रोड जी जब सरकार में थे? 6000 रुपए। हमने उसको बढ़ा करके 15,000 से पार हम उसको लेकर के गए। ठीक है। इनके हिस्से का मुआवजा भी, इनके कालखंड का मुआवजा भी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के शासनकाल का 300-350 करोड़ रुपए वो हमने दिया है। बेहतर फसल बीमा, बेहतर ढंग से पारदर्शिता के साथ किसान सम्मान निधि, अधिक फसलों की खरीद, सारी चीजें की है हमने। और जो हमने किया, मैं ये मानता हूं, ठीक है, मैं ये मानता हूं किसान जो नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तो ये आरोप है ना रोड साहब। एक तो आपको मुआवजों के चेक की याद दिला दी जाती जब आप किसान के हित की बात करते हैं, और दूसरा फिर ये कहते हैं कि अगर आप इतनी बेहतरी की बात करते हैं तो आप जरा बताइए कितनी फसलें आप किसानों की खरीदते थे। आप तो 2 फसलें खरीदते थे, हम 14 खरीद रहे हैं, हम किसानों के लिए सबसे बेहतर काम कर रहे हैं। फिर इस तरह के आरोप के मायने क्या है रोड साहब? जी देखिए, 3 काले कानून पास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोकसभा में बिना बहस के किए। अगर वो तीनों कानून, जैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता है
किसान के पक्षधर होते, खेती के पक्षधर होते, या देश के, किसान है तो देश है, अगर वो राष्ट्र के पक्षधर होते तो इनको बिना बहस के पास करने की जरूरत नहीं पड़ती। और किस समय में कानून पास हुए? जब लॉकडाउन लगा हुआ, यानी लोगों को घरों में कैद कर दिया गया लॉकडाउन के नाम से, और उसी समय इनको याद आई कि 3 काले कानून पास कर दो। और ज्यादा लंबा उन कानूनों के बारे में जाएंगे, विषय से हट जाएंगे, मैं सिर्फ इतना बताता हूं 3 काले कानूनों में जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जमाखोरी पे बैन लगाया था वो ओपन कर दिया गया। कोई व्यक्ति कितना स्टॉक रख सकता है, जिससे मार्केट में सिर्फ किसानों को ही नहीं, हर गरीब व्यक्ति को पेट भरने के लिए अन्न जो भी आवश्यकता होती है, चाहे दालें हो, चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, वो मार्केट में रेट उद्योगपति तय करेंगे। जो बड़े एक तरह से स्टॉकिस्ट हैं, जो बड़े कोल्ड स्टोर के मालिक हैं, वो तय करेंगे मार्केट में। और ये परिणाम आने शुरू हो गए हैं। ड्राई फ्रूट की जो मार्केट ले लीजिएगा आप जम्मू कश्मीर में, कानून लागू नहीं है और ये अब भी कह रहे हैं कि परिणाम आने शुरू हो गए हैं। इसको कहते हैं अफवाह फैलाना, इसको कहते हैं सरेआम झूठ बोलना। जो कानून लागू नहीं, जो कानून वापस हो गए तो वापस ले लिया ना रोड साहब, अब उस पर तो कोई इफ्वट है ही नहीं ना। अगर वो कानून लागू हो जाते तब आप कहते हैं कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। एक्ट में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में एक भी नागरिक की नागरिकता वापस ना ली गई, ना ली जा सकती थी। लेकिन ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ। रोड साहब इसको समझाएंगे। रोड साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि अब उसके इफेक्ट दिख रहे हैं तो कैसे दिख रहे हैं? वो तो वापस ले लिया उन्होंने। मैं बताता हूँ। हिमाचल प्रदेश में सेब जो है किसान से 25 और 20 रुपए किलो खरीदी गई। इन्होंने अपना ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया और ये कह रहे थे ना भी लागू नहीं हुए। हमारे पुंडरी हल्के में पुंडरी के साथ अदानी की साइलो बनी हुई है, गेहूं और जीरी सारी वहां जाती है, सोलू माजरा गांव में। आदरणीय सुरेश रोड जी, माफी मांगिए, ये साइलोज भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनवा कर गए थे। लेकिन आपने मंडियां बंद करी, आपने मंडियां बंद करी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनवा कर गए थे, फंस जाओगे, मारे जाओगे, जवाब नहीं बनेगा। अपनी बारी में बोलिएगा। नहीं, लेकिन वो जब वो कानून ही इन्होंने रद्द कर दिए तो उसके आफ्टर इफेक्ट कैसे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं। जो कानून बना ही नहीं, जिसको इन्होंने वापस ले लिया, उसके आफ्टर इफेक्ट कैसे हुए? रोड साहब, वीरेंद्र जी एक सेकंड। 3 काले कानून नहीं, इसका आफ्टर इफेक्ट कैसे हुआ भाई? वो तो वापस कर लिए ना इन्होंने, किसानों को उठा दिया, लेकिन आज तक भी उस पर कानून वो वापस लेने का कोई भी अपना उन्होंने सरकार ने कोई फैसला नहीं सुनाया। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने खाली कह दिया और वो वापस नहीं हुए, वो उन्होंने लागू कर दिए। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल लागू है। आप देखिए, मैं कश्मीर हिमाचल की बात बता रहा हूँ। हद हो गई है। जो छोटे आड़ती थे सारे के सारे पलायन करके चले गए। 20 रुपए का किलो का जो सेब खरीदा जाता था, इन्होंने खरीद के और उसको दिल्ली की मार्केट तक आज अरे हिमाचल में तो आपकी सरकार है, क्यों बेच दिया आपने वहां पर फिर? नहीं, इनके टाइम की बात बता रहा हूँ मैं, किसान आंदोलन की, कांग्रेस सरकार आने से पहले की बात। हिमाचल में अभी तो हिमाचल में आपकी सरकार है, जहां तक मेरी जानकारी है। नहीं, हिमाचल में बातें कर रहे हैं आज तो सुरेश जी। नहीं, आप सुनिए तो सही। हिमाचल में जब हमारी सरकार से पहले की बात बता रहा हूँ, 3 काले कानून आते ही इन्होंने रिलायंस के लोगों ने पूरी मार्केट पे, एप्पल की मार्केट के ऊपर कब्जा कर लिया और जिम्मेदार से एक बार इन्होंने अच्छे रेट दे दिए। जिम्मेदार को लगा, उन्होंने छोटे दुकानदारों को देना बंद कर दिया, छोटे आड़तियों को, और अगली बार इन्होंने मनमाने रेट पे और सस्ते रेट पे, यानी 20 और 25 रुपए किलो। चलिए ठीक है, मुझे ये बताइए कि आप कितनी फसलें खरीदते थे? नहीं ठीक है, अब तो आपकी सरकार है ना, आप मत करिए, अब वहां पे बहुत अच्छा करिए, किसानों को उनका लाभ दीजिए। अब आपकी सरकार है, उस बात से निकलिए बात। इन्होंने कानून वापस ले लिए, कानून को आप कह रहे हैं कि इन्होंने लागू कर दिया, ये आप इसका आधार बताइएगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं, 14 फसलें ये कहते हैं कि हम खरीदते थे, आप कितनी फसलें खरीदते थे? और मुआवजे की बात वो ये कह रहे हैं आपसे कहीं ज्यादा मुआवजा उन्होंने दिया। जो बेसिक बातें उस पर आते हैं, इस तरह की बातों में जाएंगे इसका कोई अर्थ नहीं, क्योंकि उसका फिर वो फैक्ट मांगेंगे आपसे। आप बताइए। 3 काले कानून जो ये लेके आए थे, इन्होंने वादा खिलाफी की, 750 किसानों की शहीदी। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, मुझे ये बताइए, वो ये काउंटर करते हैं ना कि आप बताइए आप कितनी फसलें खरीदते थे, अगर ये किसान विरोधी है तो। 14 फसलों पे आप 14 फसलें खरीदते थे? 14 फसलें ऐसी हैं। इनसे पूछिए ये कितनी खरीदते थे, केवल साफ हो जाएगा शिष्य। देखिए, हमारे टाइम पे, साफ हो जाएगा, हमारे टाइम में बासमती जीरी 6,500 रुपए क्विंटल जाती थी। हरियाणा में कुछ भी, कितना कुछ भी रोड साहब नहीं, अरे रोड कुछ भी, मतलब कैसे? एक बात और, कुछ भी
बीजेपी के दोनों प्रवक्ता हैं, ये 14 फसलों की जिम्मेदारी दोनों कहते हैं, एक कहता हमने, हे महात्मा जी, दो आयुष भाई, बहुत जरूरी। पूछ लीजिएगा। रोहड़ साहब देखिए, आपकी बातों पर बीजेपी तो छोड़िए और पार्टियों को भी एतराज है भाई। आयुष भाई, फैक्ट जो रखी है कम से कम उसका कोई ऑथेंटिक आपके पास डाटा है कि नहीं है? आप उसको प्रूव कर सकते हैं जो बात आप कह रहे हैं। 14 फसलों के ऊपर दोनों राजनीति करते हैं, दोनों की आपस में लड़ाई है। आयुष, मैं आ रहा हूँ विवेक जी, आ रहा हूँ। मैं एक बात और बताता हूँ, फसल बीमा योजना कृषि के ऊपर आज तक का सबसे बड़ा घोटाला है जो इन्होंने बनाया। अरे आप तो मुआवजे के कहते रहे, चेक 2-2 रुपए के दिए हुए हैं आपने। जो अजय सिंह जी ने कहा उसका भी जवाब ले लो इनसे। अजय सिंह जी ने बीमारी कहा था किसान आंदोलन को। आप ऑन टीवी ये बात कहते हैं कि कहा था? अगर आप ऑन टीवी ये बात कहते हैं तो आप बताइए नहीं, अब दूसरी बात नहीं भाई, आप वो चैलेंज कर रहे हैं, आप दिखाइए ना। वो तो अजय चौटाला जी ने भी चैलेंज किया आपको कि आप दिखा दीजिए, कोई एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए, कम से कम वो स्टेटमेंट तो आपको लेके आना चाहिए था इस चर्चा में कि ये देखिए इन्होंने ये फला डेट पर फला रैली में या फलानी जगह पर ये बात इन्होंने कही, आप वो लेकर के आते। वो तो चैलेंज कर रहे हैं आपको। आयुष भाई, जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं दिखा देंगे। दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ, अजय चौटाला जी ने एक बड़ा बयान दिया आज कि मैं हुड्डा साहब उसका जो कहेंगे वो करने का तैयार हूं, हमारी एक गलती बता दो। 3 काले कानून नरेंद्र मोदी ने पास किए, देश की आजादी के बाद इससे बड़ा किसान आंदोलन नहीं चला, और अजय चौटाला के बेटों ने और उनकी धर्मपत्नी ने बिल्कुल मौन साधे रखा, कभी भी इन्होंने किसानों के पक्ष में नहीं बोला। इससे बड़ा क्या सबूत होगा? ठीक है, ये किसान चलिए पार्टी विवेक जी, ठीक है विवेक जी, इससे बड़ा कोई सबूत नहीं ठीक होगा। है। लेकिन वो वीडियो मुझे लगता है आपको लाना चाहिए था जो आरोप आपने लगाया, आप क्योंकि आपको इसको साबित करना पड़ेगा। एक सेकंड, अभी विवेक जी, ठीक है। रोहड़ साहब, अब आपने बहुत सारी बातें कही हैं, अब मैं एक एक करके उस पर जवाब दूंगा। एक सेकंड रोहड़ साहब, ठीक है, आपकी बात आ गई, अभी ठीक है विवेक जी, अब विवेक जी, ठीक है, अब विवेक जी, ठीक है। अरे सुरेश रोहड़ साहब, बात आ गई आपकी, आ गई बात आ गई। विवेक में तो बात रखनी चाहिए। आयुष भाई, मैं पहले मेरी बात बोल रहे हो, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं बोल रहा, जब एंकर ने मेरे को कहा मैं तब बोल रहा हूँ। ठीक है, सुनिए, अभी सुनिए। अब रोहड़ साहब सुनिए भाई, आपने बता दिया, आपने बहुत सारी बातें कही, अभी उसका एक एक करके जवाब चाहिए ना विवेक जी। सुन लीजिए आयुष भाई, मैं जैसे दोनों ही प्रवक्ताओं को बहुत शांति से सुना, मैं उम्मीद करूंगा दोनों ही इसी तरह सुनने का काम करें। अगर मेरी कोई बात गलत लगती है तो अपनी बारी में उसका जवाब दे। आज अगर मैं शुरुआत करूं बीजेपी के प्रवक्ता से, बीजेपी के प्रवक्ता ने एक बात कही कि 14 फसलों पे एमएसपी हमने देने का काम। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि 2019 से पहले कितनी फसलों पे एमएसपी देने का काम कर रहे थे, और अगर 14 फसलों पे एमएसपी आप हरियाणा में दे रहे हो तो कितने और प्रदेशों में आपकी सरकार है वहां भी दे रहे हो क्या? आज डायरेक्ट पेमेंट का जिक्र कर रहे हैं, क्या डायरेक्ट पेमेंट 2019 से पहले आप किसानों के खाते में डाल रहे थे, या आप कितने प्रदेशों के अंदर डायरेक्ट पेमेंट किसानों के खाते में डालने का काम कर रहे हैं, ये भी बताने का काम कर। आज हम अगर बात करें रेवेन्यू रिकॉर्ड को ऑनलाइन हमने करने का काम किया, वो विजन, अब ये कह देंगे गठबंधन की सरकार थी। मैं तो एक चीज कहता हूं, गठबंधन की सरकार थी, उससे पहले 2014 से 19 तक भाजपा की अकेली सरकार थी। उस टाइम पे वो विजन क्यों नहीं था, क्यों नहीं कर पाए वो काम जो आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के विजन से दुष्यंत जी ने करके दिखाने का काम किया। मैं तो एक चीज जानता हूं आयुष भाई, तथ्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आपके चैनल ने बहुत अच्छे तरह से कवरेज करके दिखाने का काम किया कि किस तरह आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी जब सरकार से बाहर हुए तो गेहूं के सीजन में क्या बुरे हालात थे, जो हमने 48 और 72 घंटे के अंदर किसान के खाते में डायरेक्ट पेमेंट पहुंचाने का काम किया। एक महीने तक वो पेमेंट नहीं पहुंची, और लिफ्टिंग के क्या बुरे हालात थे आपके चैनल ने बारी बारी दिखाया, और हमने उसके ऊपर बारी बारी डिबेट की कि हम किस तरह सारे परचेज सिस्टम को चलाने का काम कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी ने उसका क्या बुरा हाल करके रख दिया, किस तरह किसान की दयनीय कंडीशन बना के उन्होंने रखी। अब मैं आता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता पे। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि बासमती 6000 से ऊपर बिकती थी। अरे टीवी पे बैठ के तो झूठ ना बोलिए, क्या बासमती आपकी सरकार खरीदती थी? बासमती आपकी सरकार खरीदती थी क्या? बासमती आपकी सरकार खरीदती थी? बासमती को प्राइवेट परचेजर खरीदता है। आप ये भ्रमित ना करें लोगों को।
प्राइवेट परचेजर ने जिस रेट में खरीदी उसमें सरकार का कोई योगदान नरेंद्र मोदी नहीं। ने आप यार छोड़ लीजिए भाई। नहीं रोड साहब भैया सुनिए भाई, अब आप इस तरह के आरोप लगाएंगे तो उसका जवाब आएगा ना। सुनिए अभी धैर्यपूर्वक सुनिए। हाँ फैक्ट्स के साथ मैं जवाब दे रहा हूं। बासमती अगर कोई खरीदता है तो वो प्राइवेट परचेजर खरीदता है, एमएसपी पे कभी बासमती नहीं बिकती। बासमती बिकती है मार्केट के रेट पे। और अगर आप कहते हैं कि हमने उस पे भी बासमती पे भी एमएसपी के देने का काम किया, सुन लीजिए भाई साहब, रोड साहब आपकी बारी में बहुत शांति से सुना। आपने कहा कि नहीं, जब मैं कोई एंकर ने कहा तभी बोला, सुन लीजिए ना। आज आप कह रहे हैं कि अजय सिंह चौटाला जी ने कोई वीडियो का आपने जिक्र किया, उस वीडियो का मैं आपको चैलेंज करता हूं और आपके तमाम नेताओं को चैलेंज करता हूं कि अगर वो वीडियो सही है तो आप लेके आइए पब्लिक में। उसको फैलाने का काम किया और हमने उसके ऊपर शिकायत करने का काम किया। अगर आपको चाहिए तो अगली में शिकायत की कॉपी भी आपको देने का काम करूंगा। हम तो एक चीज जानते हैं। नहीं लेकिन विवेक जी उन्होंने ये कहा कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उस समय आप सरकार में थे, आपने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया, आपने ये तक नहीं कहा कि नहीं ये गलत है। उसी बात आयुष भाई, उसी बात पे आ रहा हूं। इनको जानकारी का अभाव है तो उसमें मेरी गलती नहीं है। आज अगर कोई किसान आंदोलन के पक्ष में था, जननायक जनता पार्टी का एक भी सांसद नहीं था। अगर कोई सांसद पक्ष में था तो हिसार का सांसद विजेंद्र सिंह था, जिसको इन्होंने कांग्रेस में लेने का काम किया। और आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने सबसे पहले मोदी जी को चिट्ठी लिख के और कहने का काम किया कि वार्ता शुरू की जाए, किसानों के साथ बात की जाए, बैठक की जाए और इस मुद्दे को निपटाया जाए। और उसके ऊपर किसान नेता नरेश टिकैत ने बकायदा वीडियो जारी करके, अगर आपको चाहिए अभी के अभी वीडियो देने का काम करूंगा। धन्यवाद दुष्यंत जी का किया कि हाँ दुष्यंत जी की ये पहल है और हम दुष्यंत जी का धन्यवाद करते हैं कि सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही थी। अगर दुष्यंत जी ने चिट्ठी लिख के मोदी जी को बताने का काम किया कि इसकी पहल की जाए तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज अगर किसानों को कोई सबसे बड़ा विरोधी था जिसने उस बिलों के ऊपर साइन करने का काम किया, वो हिसार से सांसद थे विजेंद्र सिंह, जिन्होंने ठीक है। उसके पक्ष में आप ये कह रहे हैं कि आप लगातार किसानों के साथ हैं। अब यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है ना कि भाई किसान ये तय करेगा ना इस प्रदेश का कि कौन वाकई में उसके साथ है। ठीक है अमनदीप जी, नहीं अब वो उनकी पार्टी में चले गए तो अब तो सुरेश रोड जी उसका जवाब देंगे। अमनदीप जी, किसान हमेशा से हम लोग देखते हैं कि हमेशा जब चुनाव आते हैं तो चर्चा उसकी बहुत तेज हो जाती है, फिर से वही हो रहा है। कोई कह रहा है कि हम ज्यादा हितैषी हैं, कोई कह रहा है हम ज्यादा हितैषी हैं। कैसे देखते हैं इसको आप? जी आयुष जी, देखिए कृषि प्रधान देश के अंदर अभी तक हमारा जो देश है, हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और कृषि प्रधान देश का जो हमारे ऊपर हमें गर्व है उस बात का, और आज तक हमारा देश कृषि प्रधान है और ऐसे ही हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है। लेकिन जब जिस देश के अंदर अगर हम लोकतंत्र की बात करें और वो कृषि प्रधान है और ज्यादातर आबादी कृषि पर निर्भर करती है और लोकतंत्र से इस देश के अंदर अगर फैसले होते हैं, वहां पर आप देखिए कि किस तरह की राष्ट्रीय पार्टियों का क्या रवैया है उनके प्रति। देखिए उससे साफ झलकता है। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की बात आऊंगा कि जो किसान है हमारे देश का, कहाँ तो वो बहुसंख्यक है ज्यादा। सबसे पहले अगर आपने देश का विकास करना तो किसान का विकास करना। लेकिन जिस प्रकार से वक्तव्य हमारे आदरणीय भाजपा के प्रवक्ता का रहा, उसे साफ झलकता कि भारतीय जनता पार्टी का जो कनेक्शन है, भारतीय जनता पार्टी का जो जुड़ाव है वो किसान के साथ नहीं है। इन्होंने एक बड़ी बात कही कि किसान और जो आड़ती के जो इतना लंबा अटूट रिश्ता था और इतना बढ़िया रिश्ता था, उसके ऊपर इन्होंने कटाक्ष करने का काम किया कि भैया पेमेंट जो है आड़तियों के पास आती थी, किसान के पास नहीं जाती थी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि भाई इनको कोई भी ऐसा इनके पास ना तो नेता है, ना कार्यकर्ता है, ना इनका जुड़ाव है और ना ही ये उनके भलाई करना चाहते हैं किसानों की। मैं इनको चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से कि पूरे देश के इतिहास में एक ऐसा उदाहरण दे दीजिए पूरे देश के इतिहास में कि किसान ने कंप्लेंट की हो कि आड़ती ने मेरी पेमेंट मारी है, या आड़ती ने मुझे मेरी फसल का जो है भाव नहीं दिया है, या आड़ती मैंने अपनी फसल गिरी थी मुझे आज तक पेमेंट नहीं मिली है। आड़ती और किसान का जो अटूट रिश्ता था, जो उनका वो कहते हैं कि क्रेडिट लेने का इतना आसान तरीका था कि आड़ती और किसान का एक पारिवारिक रिश्ता था। किसान को कभी भी जरूरत होती थी, आधी रात भी जरूरत होती थी, वो आड़ती के पास जाता था और अपनी जरूरत को वो पूरा करता था। और यहां तक भी आयुष जी कि किसान को अगर अभी फसल उगाई नहीं है, उससे पहले भी अगर जरूरत पड़ गई तो आड़ती उसकी मदद करता था, उसको पता है कि वो किसान कौन है। आज इन्होंने किसान की क्या दयनीय स्थिति कर दी
क्योंकि ये पूंजीपतिवाद वाले आदमी, इनकी सोच है कि पूंजीपति केवल सारी देश की दौलत, धन दौलत और सारी देश का कंट्रोल कुछ चंद आदमियों के हाथ में आ जाए। इसलिए इन्होंने हमला किया पूरे विश्व के अंदर। जो हरियाणा पंजाब की एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम था, जो मंडी बोर्ड का सिस्टम था, उसको तोड़ने का इन्होंने काम किया, जो पूरे विश्व के अंदर एक उदाहरण था कि किस प्रकार से वो ग्राउंड लेवल 14 फसलें एमएसपी पर खरीदते हैं, सर्वाधिक मुआवजा हम दे रहे हैं, किसानों को सम्मान निधि हम दे रहे हैं। मैं उस बात पे भी आ जाता हूं, और वो कैसे किसान विरोधी हो, तो यही जानना चाहते हैं आपसे। हाँ, अभी इसी बात पे आ जाता हूं कि कौन सी क्या एम एस स्वामीनाथन जी को एक बड़ा कृषि उधारक माना जाता है, कृषि विकास के लिए एक बड़े उन्होंने काम किए। अगर आप उनकी रिपोर्ट को या उनको ध्यानपूर्वक उनके जीवन को, संघर्ष को समझेंगे, एक पॉइंट आप ऐसा उठा दीजिए कि उन्होंने कहीं लिखा हो कि अगर किसान को आप एमएसपी पर पेमेंट देते रहेंगे तो उसका विकास हो जाएगा। अरे भाई साहब, वो तो ये कह रहे हैं कि अगर किसान का विकास करना है आपको, तो जो फॉर्मूला उन्होंने दिया उसके तहत पेमेंट कीजिए। एमएसपी पे पेमेंट करने से, अपनी छाती पीटने से, अपने कपड़े फाड़ने से, और एमएसपी की पेमेंट का वायदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया हुआ हरियाणा पंजाब के अंदर। वो हरियाणा पंजाब के उन महान नेताओं ने, चौधरी देवीलाल जैसे संघर्षों की वजह से हरियाणा पंजाब का किसान एमएसपी पाता है। हरियाणा पंजाब का किसान तो ये भी तो कहते हैं ना, पहले एमएसपी पे है। कितनी फसलें खरीदी जाती थी, आपकी भी सरकार रही, कितनी फसलें एमएसपी पे खरीदते थे? अरे मैं सुन तो ले, अरे जवाब दे, जवान दे, क्यों तिल मिला रहे हैं? ठीक है, मैं ये बात आपकी मानता हूं कि एमएसपी से ठीक है, का जवाब दे रहा हूं। क्यों तिल मिला रहे हैं? क्यों तिल मिला रहे हैं? क्यों तिल मिला रहे हैं? आयुष जी, मेरा जवाब सुनिए, अब इस बात पे मेरा जवाब सुनिए। बस मैं इसका जवाब लेता हूं, मैं आ रहा हूं वीरेंद्र जी। हाँ, अरे आयुष जी, मेरा जवाब सुनिए। ठीक है, हाँ अमनदीप, आप 14 फसलों का डाटा शेयर करिए अपनी स्क्रीन पर, और इन महान अनुभव से जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा अगर फसल की उपज होती है तो गेहूं, जीरी, बाजरे की होती है और सरसों की होती है। क्या इन पर अब 14 में अगर आप जो रकबा, थोड़ा रकबा है, वो तुमने बढ़ा दिया है, तो कितना उसमें, अगर 90-99% फसलें पहले भी सरकारें एमएसपी भी दे रही थी, अगर 1% बढ़ गया है तो उसमें छाती पीटने की जरूरत नहीं है, और इतना भद्दा मजाक किसानों के साथ करने की जरूरत नहीं। मजाक कर रहे हैं, और ऐसे आंकड़ों में उलझाने के लिए, इनको शर्म आनी चाहिए। आंकड़ों में उलझाते हैं, ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। अभी रुक तो जाइए, अभी तो एक के कपड़े उतारे, अभी तो दूसरे भी तो दो बैठे हैं। 1 मिनट रुक तो जाइए, रुक तो जाइए। जल्दी से कांग्रेस पे एक रिएक्शन पे मैं जा रहा हूं। मैं कांग्रेस की भी बात मैं ये बता दूं कि जो ये रास्ता पूंजीपतिवाद का दिखाया है, तो कांग्रेस उसमें अछूती नहीं है। उन्होंने रास्ता, जो गेट खोला है पूंजीपतिवाद को तोड़ने के लिए, उसकी जनक तो कांग्रेस है। तभी ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं यहां पर बैठ करके, और बार बार वीरेंद्र चौहान जी जब इन पे कटाक्ष करते हैं, ये चुप हो जाते हैं। इन्होंने रास्ता तो कांग्रेस वालों ने दिखाया है, और भाजपा ने तो केवल ये किया कि गेट खुला था और भाग पड़े उस रास्ते की तरफ। अब मेरा तीसरा भाई है जो बार बार वीडियो कर रहा है। आप ही अपनी लाइब्रेरी से वीडियो उठाइए, इंडिया न्यूज हरियाणा वीडियो उठाइए। 14 मार्च 2022 की फरीदाबाद की जननायक जनता पार्टी की रैली, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला अपना जन्मदिन मनाते हैं। वो पहले जिक्र करते हैं कि मैं कोरोना जैसी महामारी ने हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाया, फिर किसान जैसी बीमारी ने हमारी पार्टी को नुकसान उठाया। मैं कहीं पे सबूतों पे नहीं जाऊंगा। आप इंडिया न्यूज हरियाणा 14 मार्च 2022 के अपनी लाइब्रेरी से वीडियो उठा करके जननायक जनता पार्टी फरीदाबाद में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्म दिवस की रैली की वीडियो चलाइए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इतना गंभीर मुद्दा, और मैं कहता हूं कि शर्म आनी चाहिए। अगर हमारा देश लोकतंत्र पर चलता है और लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी जनसंख्या किसानों की है, मैं जवाब लूंगा, एक सेकंड वीरेंद्र जी। अभी देश और देश कृषि प्रधान है, वहां पर ऐसी बातें ये पार्टियां कर रही हैं। ठीक है वीरेंद्र जी, भाई मैं अपने आयुष भाई जवाब ले बारे में, विवेक भाई 1 मिनट, मैं तीनों मित्रों के बारे में बहुत विनम्रता से एक बात कह रहा हूं। आज आपने भी इनको सुना, आपके दर्शकों ने भी सुना, इनकी तमाम दलीलें सुनी गई हैं, और इनकी दलीलों को सुनने के बाद दर्शक ये कह रहे होंगे कि उलझे विपक्षी यार नजर आते हैं। ये कितने कंफ्यूज लोग हैं। मैं इनके कंफ्यूजन, इन्हीं की बात कही हुई को आपके सामने रख रहा हूं। हमारे अमनदीप केसरी जी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, 3 बार इन्होंने लोकतंत्र शब्द का इस्तेमाल कर लिया। अरे अमनदीप जी, आप कौन सी लोकतांत्रिक पार्टी के प्रतिनिधि हैं? आधे परिवार, आधे कुनबे की पार्टी हैं आप, और आप कहते हैं लोकतंत्र है आपके यहाँ, और लोकतंत्र की ठेकेदारी आपके हिस्से में है। आप मुझे ये बताइए कि
आपकी पार्टी में लोकतंत्र का ल या डेमोक्रेसी का डी भी था क्या कभी? अगर होता तो विवेक भाई और बाहर ना बैठे होते, इकट्ठे होते दम, उतना भी होता तो आधा किलो पाइया भी होता। तो दूसरा, ये दो चार बात, मतलब बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं है इस बात का, जनता सुन रही है, मैं नहीं कुछ कह रहा हूं। मेरी कैरी ऑन करिए आप। हाँ, कैरी ऑन करिए, कैरी ऑन करिए। ऐसे ही सुरेश रोड जी खूब गांव के रहने वाले आदमी हैं, पुंडरी में रहते हैं, मंडी को भी जानते हैं, कैथल को भी जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि हरियाणा में जिन साइलोज का नाम लेकर ये भाजपा पर हमला कर रहे हैं, वो साइलोज अदानी के, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं बनवाए थे। साइलोज जिन्होंने बनवाए, जिनके कार्यकाल में साइलोज बने, एग्रीमेंट हुआ सरकार के साथ, वो उन्हीं साइलोज का नाम लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाते हैं। और मजेदार बात, हास्यास्पद बातों की हद हो गई आज की चर्चा में। भाई साहब कहते हैं सुरेश जी कि हमने बासमती 6,000 रुपए क्विंटल खरीदी। भले मानसों, आज तक किसी सरकार ने, हमारी सरकार समेत, 1509 को छोड़ दीजिए, हमारी सरकार समेत आज तक किसी सरकार ने, कांग्रेस की किसी सरकार ने बासमती का एक दाना समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा। और जो प्राइवेट व्यापारी ने खरीदा नफा नुकसान देख के, अच्छा दाम कभी आ गया कभी कम आ गया, उसका श्रेय, उसके श्रेय का टोकरा सिर पे उठा करके आप दौड़ना चाहते हैं। मतलब अजीबोगरीब बात हो रही है, कोई तथ्य नहीं, कोई जानकारी नहीं, और अपने ही दावों के चक्रव्यूह में भाई लोग उलझ रहे हैं। स्वामीनाथन जी को याद किया गया, स्वामीनाथन जी, स्वर्गीय स्वामीनाथन जी को सम्मान दिया तो हमने दिया, और स्वर्गीय स्वामीनाथन जी जिनके आयोग का गठन कांग्रेस ने किया था, उन स्वामीनाथन जी ने इतनी मोटी रिपोर्ट दी थी किसानों के कल्याण के लिए, वो रिपोर्ट खूंटी पर टांगकर 5-6 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली मुख्यमंत्रियों की कमेटी बैठी रही, ये लागू नहीं कर पाए। स्वामीनाथन आयोग की किसान हितैषी सिफारिशों को लागू जिन्होंने किया, गजब की बात यह है कि वे जो खूंटी पर टांगे हुए थे, टांडी पर रख करके सो गए थे, वे हम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब एक और बात हुई कि भाई हरियाणा में तो धान और गेहूं ही होता है। आपने अमनदीप जी बाजरे का जिक्र भी कर दिया, सरसों का जिक्र भी कर दिया, लेकिन ये कह के भाई साहब, बाजरा, सरसों, सूरजमुखी दालें समर्थन मूल्य पर हरियाणा के और देश के किसान की खरीदी जाएं, इससे आपके समय की सरकार को किसने रोका था? और आप तो चलिए, आप तो राज्य की पार्टी, भाजपा ने रोका था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में थी, उन्होंने रोका था। रुक जाओ। अरे बता, आपने नाम लेकर मेरा पूछा, मैं तो रिप्लाई कर रहा हूँ। अरे रुको, मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, अरे जवाब को रोक दो आप। अपनी बारी में मैं ये कह रहा हूं कि हमसे पहले कांग्रेस सरकार में रही, उस सरकार को किसने रोक दिया था कि वो 14 फसलें समर्थन मूल्य पर खरीदती? और इंडियन नेशनल लोकदल हमारी भी और प्रदेशों में भी आपकी सरकार है, वहां पे आप नहीं खरीद रहे फसलें, ये भी काउंटर था विवेक जी का। विवेक जी ने कहा कि और क्योंकि यहाँ पे दुष्यंत चौटाला आपके साथ सरकार में थे, इसलिए उन्होंने दबाव बनाया तो आपने खरीदना शुरू किया। इसके अलावा और कौन से प्रदेश में आप 14 फसलें खरीदते हैं? उत्तर और बनता है। मैं ये कह रहा हूं, देखिए, जब विवेक जी और हम सरकार में थे, सरकार का मुखिया कौन? मुख्यमंत्री। नीति निर्धारण के सारे निर्णयों का अगुवा कौन? मुख्यमंत्री। भाई साहब, क्या मनोहर जी की इच्छा के बिना, क्या मनोहर जी की मंत्रिपरिषद की इच्छा के बिना पल भर भी आप चल सकते थे? आपने जो उल्टे सीधे काम भी किए वो इस सरकार में थे तो कर गए, सरकार इंक्वायरी क्यों नहीं करवाई? सरकार में नहीं होते तो नहीं कर पाते। हम तो सरकार में नहीं है, इंक्वायरी करवा लो उल्टे सीधे कामों की। आप समझिए, जिस सरकार में रहने के अच्छे कामों का श्रेय आप अकेले लेकर भाग जाना चाहते हो भाई साहब, क्या आपकी हैसियत उस सरकार में इतनी थी कि अकेले कोई निर्णय ले पाते? बताइए ना।
आप ये ये बातें बता क्या? दीजिए 2019 से पहले आपने कितनी खरीदी? जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए। जो सरकार का मुखिया था, नहीं ठीक है, लेकिन उसमें तो दोनों का सामंजस्य था ना विवेक जी। एक सिर्फ ऐसा नहीं होगा ना कि क्रेडिट आपको ही मिले। ये बात मैं कई बार आपसे कह चुका हूं। देखिए, अगर क्रेडिट लेंगे तो फिर वो साझा होगा, क्रेडिट लेंगे तो साझा होगा, मैंने नहीं कहा क्रेडिट लेंगे तो साझा होगा भाई। ऐसा नहीं होगा ना कि वो केवल आप क्रेडिट ले लें और बीजेपी को अलग कर दें उससे। अगर वो गठबंधन था, नहीं ठीक बात है, लेकिन आप ये बात भी उनकी भी तार्किक सही है ना भाई। मुझे एक बात बताइए, सरकार के साझेदार थे ना आप, तो फैसले हुए तो भाई दोनों के सामंजस्य से होगा ना। जो क्रेडिट आपको जाएगा वो उधर भी जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल आप थे तो हुआ। कौन सी बातें कर रहे हो? और अगर ऐसा ही था तो आप अपनी सारी बातें मनवा लेते विवेक जी। फिर आपने सारी बातें मनवाते। आप पेंशन वाली बात क्यों नहीं मनवा पाए? आपने जो वादा किया वो पेंशन क्यों नहीं दे पाए? अगर दबाव बना पाए थे दुष्यंत चौटाला जी, विवेक जी एक सेकंड, विवेक जी अगर आपने दबाव बनाया, विवेक जी अगर आपने ये दबाव बनाया सरकार के ऊपर कि सरकार 14 फसलें एमएसपी पर खरीदे, तो फिर आप ये बताइए पेंशन जो वादा आपने किया था वो क्यों नहीं दबाव बना पाया? ऐसा मत करिए, इतने छोटे मत होइए। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि देखिए ये सामंजस्य से आपने किया। ऐसा नहीं होगा कि एक क्रेडिट किसी को दे दें दूसरे को ना दें। ठीक है, अभी सुरेश रोड जी ये किसान की जब बातें करते हैं, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को आप दबाकर बैठे रहे, फसलें आप नहीं खरीदते थे, मुआवजा आप नहीं देते थे, आज आप ये कह रहे हैं कि आप किसान के हितैषी हैं। विवेक जी मैं आऊंगा, एक सेकंड विवेक जी, एक सेकंड रोड साहब जवाब दीजिए। मैं आऊंगा विवेक जी, आऊंगा, अभी मेरे सवाल है, मैं आऊंगा रोड साहब। विवेक भाई, आज के बाद इतनी छोटी बात मत करना। जो निर्णय अच्छे हुए वो आपने छोटी बात की, मैं तो नहीं विवेक जी, अरे भाई ठीक है, आप लोग निकलिए उससे बाहर। एक सेकंड रोड साहब अभी सुरेश रोड जी जवाब दें। पहले सुरेश रोड जी। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट की बात हुई है, तो स्वामीनाथन आयोग का गठन किसने किया था? वो भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था, श्रीमती सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के आह्वान पे किया गया था। और भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा बिल्कुल उन्होंने समर्थन किया था। नेता प्रतिपक्ष आज जो हमारे हुड्डा साहब हैं, उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बात अपने जो मुख्यमंत्री की जो कमेटी थी, उस कमेटी के चेयरमैन थे हुड्डा साहब, तो उन्होंने लागू क्यों नहीं किया? यही तो प्रश्न उठा रहे हैं ना, आपने लागू क्यों नहीं किया? लागू किसी चीज में, किसी भी काम में समय लगता है। अगर हमारी मनसा ऐसी नहीं होती, स्वामीनाथन कोई आकाश से थोड़ी कोई रिपोर्ट गिरी थी आगे। स्वामीनाथन आयोग की चर्चा जो कर रहे हैं उसका श्रेय तो भी कांग्रेस को मिलना चाहिए, जिसने उस महान कृषि वैज्ञानिक के हाथों में ये काम सौंपा, ये जिम्मेदारी सौंपी कि आप किसानों की भलाई के लिए कोई रिपोर्ट हमें सरकार को दे रहा, हम उसको लागू करेंगे। समय रहते हमारी सरकार चलेगी, लागू नहीं हो पाई। अमनदीप जी ने तो कहा वो रास्ता दिखाने वाले आप हैं। अब जब आप पूंजीपतियों की बात करते हैं तो वो रास्ता आपने दिखाया। साइलोस की बात आप करते हैं, वो आपके समय में बना, और आप कह रहे हैं कि आप किसान हितैषी हैं। सच्चाई से भागने का कोई फायदा नहीं। 5-6 साल टांडी पे धरी थी स्वामीनाथन की रिपोर्ट, एक दिन नहीं, 1-2 हफ्ते की बात होती, हम मान लेते हैं। ठीक है रोड साहब क्या 5-6 साल से भी ज्यादा समय चाहिए था लागू करने के लिए? समय उसमें लगता है, इतनी बड़ी रिपोर्ट और इतना बड़ा काम था वो, कुछ तो करते भाई। हमने तो नहीं, हमने रिपोर्ट भी बनाई। अब तीन काले का रिपोर्ट आपके लिए 6 साल कम थे और मौजूदा सरकार पर आप कहते हैं कि आप स्वामीनाथन की सिफारिशें लागू नहीं करें। रोड साहब 10 साल आपने भी सरकार चलाई, 10 साल इनकी भी हैं। ये भी कह देंगे कि हमारे पास भी समय भाई लागू करने में हमें भी समय लगेगा। जब आपको 6 साल कम पड़ गए तो इनके पास ज्यादा समय कैसे? नहीं, ये देखिए, हम समय की मैंने तो बात ही नहीं की। मैं ये कह रहा हूँ कि रिपोर्ट जो गठन किया आयोग का, वो भी हमने किया, उसका श्रेय कांग्रेस को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने बना, भाई साहब लागू क्यों नहीं की, यही तो पूछ रहे हैं हम आपसे। नहीं, हुड्डा साहब पे उंगली आप तब उठा सकते हो जब उन्होंने रिकमेंड नहीं की, उन्होंने रिकमेंड की। अरे जिस सरकार ने लागू करनी थी वह तो सरदार मनमोहन सिंह की थारी सरकार थी चौधरी साहब। नहीं, चलो हमने करनी थी, हम उसमें, हमें सरकार चली गई और उसमें समय लग गया। चली कहां गई? 6 साल में गई। हमने 3 काले कानून पास नहीं करे, जैसे बीजेपी ने आनंद फानंद में कर दिए, लॉकडाउन के समय में कर दिए, बिना लोकसभा में बहस के कर दिए। तो ये रोड साहब आरोप तो ये लगता है कि वो कानून भी आप लोग लाने वाले थे, सरकार आपकी चली गई इसलिए आप ला नहीं पाए। हमारे इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे पहले। और बासमती कब सरकार ने खरीदी थी? आधा किलो बताओ। एक बात वो भी बताता हूँ, समर्थन मूल्य बेशक सरकार ने बासमती में नहीं दिया, लेकिन मार्केट व्यवस्था ऐसी बनाकर रखना वो तो भी कांग्रेस पार्टी की देन थी। भाई
हमारे लिए आज तो भी। डूबे अरे ठहरा प्राइवेट रखे हैं। प्राइवेट किसी को भी आज जाके तो बेच रहा है, 24 उसमें मार्केट देश की व्यवस्था आपकी आ रोड गई। में ठीक है, चलिए विवेक जी, डूबे ठहरा रखे हैं। विवेक जी जो जो चैलेंज आज किया तो था, उम्मीद अमनदीप जी ने कहा भाई लाइब्रेरी से वो निकलवा लीजिए, वो फुटेज निकलवा लीजिए, वो वीडियो आ जाएगा। वो वीडियो का भी जिक्र कर रहे थे विवेक जी, किसान हितैषी से बात करेंगे तो वो वीडियो भी आ जाएगा। ठीक है विवेक जी, नहीं, विवेक जी। आयुष भाई, दिया है। अमनदीप भाई ने एक डेट का जिक्र किया। बांसपती जीरी ठीक है आयुष रोड भाई। साहब ठीक है, अभी एक सेकंड, अभी विवेक जी ठीक है, एक सेकंड रोड साहब, विवेक जी ठीक है रोड साहब, एक सेकंड विवेक जी। आयुष भाई, अमनदीप भाई ने एक डेट का जिक्र किया 14 मार्च 2022। अमनदीप भाई गलत तो नहीं कह रहा? जी 14 मार्च 2022 की ही जो है खबरों के अंदर वो हमें भी सुनने को मिला। हाँ, धन्यवाद आयुष भाई। मैं जो भाई ने बात कही, यहीं से आपके दर्शकों को भी आपको भी पता लग जाएगा। अजय सिंह चौटाला जी का जन्मदिन 13 मार्च को होता है, और जिस जन्मदिन की ये जिक्र कर रहे हैं कि वहां पे वो वीडियो कही गई, मैं आपको कंप्लेंट की कॉपी भी अगर आप कहेंगे आपके नंबर पे पर्सनली भी पहुंचाने का काम करूंगा और चैनल पे भी दिखाने का काम करूंगा। आज के दिन लोग यही समझ जाएंगे कि 13 मार्च को जन्मदिन होता है, ये कहते हैं जी 14 मार्च को जन्मदिन मनाया गया। जनाब आप, अरे सुन लीजिए, जिन्होंने कहा, आप ये कह रहे हैं कि आपके 14 मार्च के उसमें देखिए वीडियो में। अब इंडिया न्यूज हरियाणा नहीं ठीक है, वो तो लाइब्रेरी से निकल आएगा, वो निकल आएगा, लेकिन एक सेकंड बात आने दे इंडिया पहले। न्यूज हरियाणा एक दिन लेट चलता है, मेरे को नहीं लगता। इंडिया न्यूज हरियाणा तमाम रोड साहब एक सेकंड, रोड साहब वो वीडियो होगा तो वो बिल्कुल मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। एक सेकंड पहले अभी उनका पक्ष आने दे। अरे रोड साहब सुने तो भाई, पहले सुने भाई, क्लैरिफिकेशन चाहिए ना उधर से। के बाद किसान की करते हैं। एक चीज छोटी सी, चौहान साहब आपकी बारी में बोलिएगा, मेरी बारी चल रही है, रिक्वेस्ट। अब बात आई बारी बारी श्रेय लेने की, और चौहान साहब ने कहा कि हमारी सरकार थी, आप कैसे कर लोगे। मैंने तो यही सवाल अरे भाई हमारी ही थी, आपने क्या उसका हिस्सा? मैं तो एक ही मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी की सरकार थी भाई, जेजेपी की सरकार। नहीं विवेक जी, लेकिन भाई वो देखिए फैसला तो साझा ही होगा ना। एक सेकंड अभी जवाब लेते हैं वीरेंद्र जी, एक सेकंड। हाँ विवेक जी, जो शुरुआत में चौहान साहब ने कहा, रिवाइंड करके अपनी वीडियो बाद में देखिएगा कि आपने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मैंने यही सवाल पूछा, कितने प्रदेशों में आप एमएसपी दे रहे हैं और 14 फसलों पे, और कब से, 2019 से पहले दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा आयुष भाई, वो दुष्यंत चौटाला, मैंने कहीं भी दबाव शब्द का जिक्र नहीं किया। आपने कहा दबाव, मैंने दबाव नहीं कहा, विजन का जिक्र किया। दुष्यंत जी का विजन था कि जिस तरह इनके टाइम पे जीरी की चोरी की जाती थी और पिछली सरकारों से चली आ रही थी, यूपी बिहार से मंगा के चावल को सरकार को रगड़ने जाते थे, 87 क्विंटल औसत दिखाई जाती थी 1 एकड़ की। वो दुष्यंत चौटाला जी का विजन था कि उस चोरी को रोकने का काम किया। सरकार को जो चूना लगाया जाता था उसको रोकने का काम किया, और उसी को रोकने के बाद जो पैसे बचे उससे 14 फसलों की खरीदारी करने का काम किया गया। आज ये श्रेय लेने की बात कर रहे हैं। ठीक है अमनदीप जी, मैं रिएक्शन लेता हूँ एक अमनदीप जी से। ठीक है, नहीं आप हाँ, मैं रिएक्शन ले रहा हूँ ना अमनदीप जी, वो वीडियो वाली बात का क्लैरिफिकेशन। एक सेकंड, 10 सेकंड में अपनी कंप्लीट करूंगा। श्रेय की बात की जा रही है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की गई और स्वामीनाथन रिपोर्ट हम लेके आए। तो स्वामीनाथन रिपोर्ट जब लेके आए उस टाइम 2008 था, 2014 में आपकी सरकार गई, पर उस चीज का भी श्रेय लीजिए आप कि जो 14 फसलों का आप जिक्र कर स्वामीनाथन रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो 3 काले कानून जिनको बार बार काले बनाने का काम आप कर रहे हैं, वो भी आप ही की सरकार लेके आई थी। अमनदीप जी एक सेकंड, हाँ मैं रिएक्शन लेता हूँ। अमनदीप जी और आज ठीक है, सिंह आपके साथ है, उसका भी जवाब दे ठीक है। अमनदीप जी उस पे साइन अमनदीप जी, ठीक है विवेक जी सुनिए। हाँ अमनदीप जी मैं आयुष जी जो 13 और 14 की, ठीक है, इन भाई को बिल्कुल बर्थडे याद है, लेकिन हमारे जो आपको पता कि मीडिया के जगत के अंदर अखबारों का जो माध्यम होता है, जो 13 तारीख को कहीं भी बात है वो 14 को ही छप के आती है, और 14 पे आपने, अरे मैं तो आप भी कह रहा हूं, ये देखिए आप अपने, अरे 14 को मैं ये कह रहा हूं, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए।
14 तारीख को इंडिया न्यूज हरियाणा के ऊपर बहस हुई इस बात पे। 14 मार्च 2022 को इंडिया न्यूज हरियाणा ने दिखाया कि अजय चौटाला का बयान कल का ये है। आज पूरे प्रदेश में किसानों ने इसके खिलाफ धरना दिया, प्रदर्शन किया। इसलिए मैंने कहा 14 मार्च 2022 को। चलिए ठीक है, आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा मुझे यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला और इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि अब आप देख रहे हैं कि किसान को लेकर के जो राजनीति है वो अपने चरम पर है, लेकिन इस बार देखना यह है कि जो किसान है वो आखिर किसके पक्ष में खड़ा होता है, क्योंकि किसान को ही लेकर के आप देख रहे हैं राजनीति गरमाई है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।